जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको बहुत ही वो इग्नोर करते हैं, उसको समझते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत पिंपल हो गया। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें लोग स्किन प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली सीरियसली नहीं लेते और जो स्किन केयर रूटीन है इट इज़ क्वाइट इग्नोर्ड, काफ़ी इग्नोर किया जाता है उसको। जो एक्ने और पिंपल्स हैं, क्या सिर्फ टीनेजर्स के इश्यूज हैं या फिर एडल्ट्स में भी ये कॉमन है? तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक लोगों को ये लगता था कि पिंपल्स जो हैं सिर्फ 13 से 25 साल तक की उम्र, जो कि एडोलेसेंस वाला जो एज होता है उसमें आएगा। ड्राई स्किन, एक्जिमा और सोरियासिस क्या लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट इन कंडीशंस पे इफेक्ट डालते हैं? सन एक्सपोजर और टैनिंग, क्या डेली सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? फेस पर हर पिंपल, हर स्पॉट सिर्फ ब्यूटी का इशू नहीं बल्कि एक हेल्थ प्रॉब्लम को भी सिग्नल करता है। आज हम डॉक्टर सुषमा जी से कुछ सवाल पूछेंगे जो आमतौर से हर इंसान के मन में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम। हेलो, वेलकम टू ऑल। मैम, मेरा पहला सवाल है कि लोग जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको बहुत ही वो इग्नोर करते हैं, उसको समझते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत पिंपल हो गया। और क्या स्किन केयर रूटीन इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? यस, सो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें लोग स्किन प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली सीरियसली नहीं लेते और जो स्किन केयर रूटीन है इट इज़ क्वाइट इग्नोर्ड, काफ़ी इग्नोर किया जाता है उसको। स्किन केयर रूटीन में 3 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले है कि एप्रोप्रिएट एडिक्वेट क्लेंजिंग होनी चाहिए। अब एडिक्वेट क्लेंजिंग का मतलब क्या है? एडिक्वेट क्लेंजिंग का मतलब है कि अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो बहुत माइल्ड एक्सफोलिएंट यूज ना करे, अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन है तो बहुत हार्श एक्सफोलिएंट यूज ना करे। सो एप्रोप्रिएट क्लेंजिंग करनी चाहिए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्रोप्रिएट मॉइस्चराइजेशन। अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत नहीं है। सो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें टैनिंग से बचाता है, सनस्क्रीन जो है हमें हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेज से बचाता है। उससे एजिंग एंड फाइन रिंकल्स भी प्रिवेंट होती हैं फॉर्मेशन में। उससे द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्किन कैंसर्स भी कम होता है एंड डेफिनेटली वो हमें एक इवन स्किन टोन मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, जो एक्ने और पिंपल्स हैं, क्या सिर्फ टीनेजर्स के इश्यूज हैं या फिर एडल्ट्स में भी ये कॉमन है? ओके, सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक लोगों को ये लगता था कि पिंपल्स जो हैं सिर्फ 13 से 25 साल तक की उम्र, जो कि एडोलेसेंस वाला जो एज होता है उसमें आएगा। बट आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कि लेट 40s में, लेट 50s में इवन दे कम विद पिंपल्स की प्रॉब्लम से आते हैं। कारण क्या है? फीमेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि काफी फ्रीक्वेंट है, काफी ज्यादा प्रेवलेंट है आजकल। तो कुछ तरह के एक्ने होते हैं जिनके नाम आई विल टेल यू, जैसे कि एक्ने एस्टिवलिस, मतलब कि गर्मियों में होने वाला पिंपल जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर एक्सेसिव पसीने की वजह से होता है। द सेकेंड इज एक्ने कॉस्मेटिका, जो कि एक्सेसिव कॉस्मेटिक एप्लीकेशन जो कि पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं उसकी वजह से होता है। एक अनदर थिंग इज इट इज कॉल्ड एज पोमेड एक्ने, मींस जो लोग सिर पे ऑयल लगाते हैं वो ऑयल थोड़ा बहुत फेस पे आता है, उससे देन अगेन हमारे पोर्स ब्लॉक होते हैं एंड देन उससे पिंपल होता है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एडोलेसेंस, डेफिनेटली। ओके, एंड ड्राई स्किन, एक्जिमा और सोरियासिस क्या लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट इन कंडीशंस पे इफेक्ट डालते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। ड्राई स्किन, एक्जिमा, सोरियासिस, इनफैक्ट तीनों का ही लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ड्राई स्किन, एक्जिमा और सोरियासिस ये तीनों ही ऐसी बीमारियां हैं जो कि विंटर्स में या फिर ड्राई वेदर में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ड्राई वेदर कब होता है? स्पेशली हमारा वो अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो सीजन होता है, इट इज क्वाइट ड्राई, हवा में नमी नहीं रहती है। नाउ ड्राई स्किन ऑल्सो अकर्स अगर आप बहुत हार्श क्लेंजर या फिर बहुत हार्श सोप यूज करते हैं। और एक्जिमा जो है होता है प्राइमरीली ड्राई स्किन की वजह से। नाउ ड्राई स्किन विद ऑल्सो कॉज थोड़े छोटे कट्स लग जाते हैं, स्किन इरिटेट होनी शुरू हो जाती है। नाउ दिस लीड्स टू एक्जिमा।
सो अगर कोई बहुत बार बार हैंड वॉश कर रहा है, बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज कर रहा है, सो दिस विल लीड टू एक्जिमा। अब आते हैं सोरियासिस की तरफ। सो एज आई टोल्ड कि सोरियासिस भी विंटर्स में बढ़ जाता है। अनदर थिंग इज कि जो लोग स्मोक करते हैं या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, इन दोनों ही चीजों का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है सोरियासिस से। सो इसको अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली दीज नीड टू बी स्टॉप्ड। ओके, सन एक्सपोजर और टैनिंग, क्या डेली सनस्क्रीन लगाना जरूरी है और अक्सर लोग इसे इग्नोर क्यों करते हैं? So yes, they definitely ignore the beneficial effects of sunscreen. Now sunscreen का लोग direct association करते हैं just from prevention of tanning. So let me tell you, सनस्क्रीन जो है, जैसा मैंने बताया कि वो हार्मफुल यूवीए और यूवीबी रेज से हमें बचाता है। सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सर्टेन स्किन कंडीशंस, जैसे कि रोजेशिया हो गया, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन हो गया, मैलर रैश हो गया, इनके डेवलपमेंट से प्रिवेंट करता है हमें। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इवन स्किन टोन, जिसमें हम सभी इंटरेस्टेड रहते हैं। द थर्ड इज इट हेल्प्स इन फर्दर प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइन लाइंस और रिंकल से भी हमें बचाता है। एंड द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे के स्किन कैंसर के डेवलपमेंट के रिस्क को भी ये काफी हद तक रिड्यूस करता है। सो ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन जस्ट एक चीज में बेनिफिशियल है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सनस्क्रीन इज टू बी अप्लाइड एप्रोप्रिएट अमाउंट में, एंड एवरी 3 आवर्स पे आपको सनस्क्रीन जो है रीअप्लाई करना होता है, क्योंकि सनस्क्रीन की जो एफिकेसी है एवरी 3 to 4 आवर्स वो खत्म हो जाती है। ओके, जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं या फिर अनइवन स्किन टोन होती है, क्या नेचुरल रेमेडीज इफेक्टिव हैं इसके लिए या डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट ही बेस्ट है? सो काफी प्रेवलेंट है अपने यहाँ नेचुरल रेमेडीज को यूज करना। तो वो जो मैंने देखा है कॉमनली लोग यूज करते हैं, सपोज कर्ड यूज करते हैं, दे हैव दिस हैबिट ऑफ अप्लाइंग कर्ड ऑन देयर फेस। सो कर्ड हैज लैक्टिक एसिड। नाउ लैक्टिक एसिड एक केमिकल एक्सफोलिएंट होता है। अब ये सपोज किसी ड्राई स्किन वाले बंदे ने लगा लिया तो उसकी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी और इरिटेट हो जाएगी। सेकेंड कॉमन थिंग मैंने क्या देखा है, लोग लगाते हैं बेसन। नाउ बेसन इज ए फिजिकल एक्सफोलिएंट। इसका भी सेम प्रॉब्लम है कि वो फिजिकली जो है स्किन को एक तरह से रब कर रही है, घिस रही है। सो उससे माइक्रो अब्रेशंस बन जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, देन अगेन आपकी स्किन इरिटेट होनी शुरू हो जाती है। अब कुछ स्किन के कंडीशंस हैं जिसको कि लोग नीम के पत्ते या नीम के पानी से लगाकर ठीक करना चाहते हैं। सो उसकी अगेन ये प्रॉब्लम है कि उससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। बहुत सारे हमने पेशेंट्स ऐसे देखे जिससे स्किन और रेड हो जाती है, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सो ऑल ऑफ दीज जो ये नेचुरल रेमेडीज है, इसमें जो अमाउंट ऑफ केमिकल है उसको हमने मापा नहीं हुआ है, जबकि जो मेडिकेटेड क्रीम्स है उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वही लैक्टिक एसिड है। सो इट इज हम कैलकुलेटेड अमाउंट में जब ये स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स देती है और साइड इफेक्ट्स नहीं देती। ओके, जैसे हेयर फॉल हो गया, बाल्डनेस हो गया, ये जेनेटिक्स है या फिर लाइफस्टाइल और डाइट भी इफेक्ट डालते हैं इस पर? सो ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है इसको मैं 2 तरह से डिफरेंशिएट करना चाहूंगी। हेयर फॉल प्रॉब्लम इन मेल्स। सो इन मेल्स डेफिनेटली जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या फिर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, उसका जेनेटिक्स से एसोसिएशन है। सो पेशेंट्स जिनके फादर्स या ग्रैंडफादर्स को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रही हो ऐसे, उनमें डेफिनेटली इसका रिस्क जो है बढ़ जाता है। पर इन फीमेल्स हार्मोनल प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या फिर जंक फूड का सेवन। सो जंक फूड क्या करता है कि इफ यू टेक फूड विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फिर ऑयली फूड या फिर शुगर कंटेनिंग फूड, ये इनडायरेक्टली आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है एंड फाइनली इट लीड्स टू बोथ एक्ने एज वेल एज हेयर फॉल। सो यस, लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा वैल्यू है इन हेयर फॉल प्रॉब्लम। ओके, एसटीडी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, क्या स्टिग्मा के वजह से लोग डिले करते हैं और रिस्क इसके क्या होते हैं? Yes, so STD stands for sexually transmitted disease. So as the name indicates, it's transferred sexually. तभी लोगों में स्टिग्मा ज्यादा है कि हम कैसे जाकर इसके बारे में पूछो। Now I tell them कि it is just like your another body part, जैसे कि हमारा फेस हो गया, जैसे कि हैंड हो गया, rather it is more sensitive.
सो वन शुड सीक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हमारे जेनिटल पार्ट या स्किन की प्रॉब्लम है, देन लेट मी टेल यू, कुछ ऐसी है जेनिटल प्रॉब्लम एसटीडीज जैसे कि सिफिलिस, उसमें ना ही सिर्फ स्किन पे रैश या अल्सर होता है, आगे जाकर के कई सालों के बाद उसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल आवर पेशेंट्स कि वो अगर उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, दे शुड इमीडिएटली सीक प्रॉपर ट्रीटमेंट और वो इधर उधर इलाज ना करे। जिम और स्वेटी इन्वायरमेंट, क्या फंगल इन्फेक्शंस या स्किन रैशेस कॉमन होते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके? सो जिम जाने से क्या होता है, व्हेन दे वर्क आउट दे स्वेट अ लॉट, बहुत ज्यादा पसीना होता है। अब पसीना या मॉइस्चर के साथ फंगस काफी ज्यादा ग्रो करता है, फंगस को ग्रो करने में मॉइस्चर बहुत ज्यादा एडअप करता है। सो व्हाट कैन दे डू टू प्रिवेंट इट, क्या कर सकते हैं? एक तो जिम से इमीडिएटली वापस आने के बाद बाथ लेना है, बाथ प्रॉपर तरीके से लेना है ताकि स्किन फोल्ड से सारा पसीना निकल जाए। नहाने के बाद बॉडी को इमीडिएटली हमें ड्राई करनी है और अच्छे से ड्राई करनी है, एंड देन आफ्टर दैट एक लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ पहननी है, एंड डू नॉट एक्सचेंज टॉवल्स, अपने जिम वेयर, अपने शूज आप किसी से भी एक्सचेंज ना करें, जस्ट लिमिटेड टू देमसेल्व्स। ओके, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्किन बायोप्सी कितनी जरूरी है? सो स्किन बायोप्सी हमें काफी बार बीमारियों को डिफरेंशिएट करने में, डायग्नोसिस को कंफर्म करने में हेल्प करता है। तो ये काफी कॉमन धारणा ये है कि एक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है स्किन बायोप्सी, देन लेट मी टेल यू, एक ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होता है, और हम बहुत ही छोटा सा स्किन का पीस लेते हैं, कनक के दाने के जितना, जो कि हमें डायग्नोसिस को कंफर्म करने में हेल्प करता है। एक ये सेकेंड कॉमन धारणा ये है कि जो स्किन की बायोप्सी है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर की डायग्नोसिस के लिए होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई बार हमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन है स्किन के डायग्नोसिस के बारे में तो हम उसके लिए भी करते हैं। थर्ड कॉमन धारणा ये है कि अगर हमने बायोप्सी की और अगर वो कैंसर रहा तो वो फैल जाएगी बाकी बॉडी के हिस्सों में, ये भी बहुत गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेटास्टेसिस इज अ डिफरेंट थिंग, अगर उसको मेटास्टेसाइज करना हो तो विदाउट हमारे बायोप्सी भी वो मेटास्टेसाइज कर जाएगी, इट इज नॉट रिलेटेड टू बायोप्सी। ब्लड टेस्ट, स्वैब्स, ये कितने जरूरी है? सो स्किन की काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि सिर्फ स्किन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अंदर के कंडीशन को वो झलकाती है। अब जैसे कि एक्ने है, मेलाज्मा है, ये डेफिनेटली हार्मोनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, थायराइड प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड एज अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें कि नेक पर पिगमेंटेशन होती है। अब ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया या ब्लड शुगर ज्यादा हो गया या फिर वेट गेन हो गया तो उसकी वजह से ये होता है। तो जब तक हम अंडरलाइन प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम हो, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, चाहे हम कितना भी स्किन का ट्रीटमेंट ले लें, वो परमानेंटली नहीं जाएगा और साथ ही साथ वो बढ़ता भी जाएगा। तभी ब्लड टेस्ट से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इफ योर डॉक्टर इज रिकमेंडिंग इट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। नाउ रिगार्डिंग स्किन स्वैब्स, कई बार बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हमें पता है कि हमें उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी है, बट क्या जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे वो इन्फेक्शन रिस्पॉन्ड करेगा, वो नहीं करेगा। इसको कंफर्म करने के लिए स्किन स्वैब्स जो है काफी जरूरी होते हैं। मैम मेरा अगला सवाल ये है कि टॉपिकल वर्सेस ओरल मेडिकेशंस, क्या चूज करना चाहिए और क्या साइड इफेक्ट्स कॉमन है इसके? सो टॉपिकल मेडिकेशन मतलब लगाने वाली दवाई और ओरल मेडिकेशन मतलब खाने वाली दवाई। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये बीमारी कौन सी है और वो कितने एक्सटेंड तक है, मतलब कि वो कितना सीवियर है या फिर कितनी ज्यादा बॉडी एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि सोरियासिस जो कंडीशन, चंबल रोग जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, सपोज उसका जो इन्वॉल्वमेंट इट इज लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया, तो हम बीमारी को लगाने वाली दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट इफ इट इज मोर देन 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया, देन हमें खाने वाली दवाइयों को भी देना पड़ता है। एंड जो भी हमें खाने वाली दवाइयां देते हैं प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद देते हैं, और इनका कोई साइड इफेक्ट ना हो रहा हो, इसको देखने के लिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब ब्लड टेस्ट जो है एवरी 2 वीक्स या फिर 4 वीक्स या फिर जैसा भी रिकमेंडेशन है हम वो करवाते रहते हैं। ओके, सो दोस्तों ये थे कुछ सवाल
जो अक्सर लोगों के मन में होते हैं। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं या फिर आप इससे रिलेटेड किसी भी इशू के साथ डील कर रहे हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर सुषमा जी से मिल सकते हैं, प्रेग्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट बठिंडा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया स्किन के जो इश्यूज थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।